हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लॉजिक केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और ओजी पाजी आ गए हैं यार। इस बार हैशटैग्स लेके नहीं, लेकिन इस बार आपके पेपर का सॉल्यूशन लेके। और बहुत ही एक्साइटेड होंगे बच्चे, क्योंकि हमने जो हमारे एमसीक्यूज के वीडियोस डाले थे और हमने जो थ्योरीज डिस्कस की थी, ऑलमोस्ट उसी में से ही पेपर आया है। सारा तो नहीं बोलूंगा, और पेपर का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ थोड़ा सा है, बट अच्छा है। बहुत बढ़िया पेपर बनाया है सीबीएसई ने इस साल। तो चलो फटाक से शुरू करते हैं सीबीएसई 2026 का केमिस्ट्री का पेपर सेट 3। चलिए, तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे एक्सपेक्टेड है। लेकिन ध्यान देना, फ्रक्टोज की रिंग के ऊपर पूछा है और एनोमेरिक कार्बन पे पूछा है, एंड दैट इज C2, है ना। ये सुक्रोज के लिंकेज से आपको याद रहेगा C1 C2, तो वहां से याद आ जाएगा। करेक्ट है। चलो फिर आ जाओ नीचे। अब ये है बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन। ये आपके सॉल्यूशंस चैप्टर में केबी केएफ का रिलेशन दिया हुआ है, जिसमें केएफ और केबी का रिलेशन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन और उसके वेपराइजेशन के साथ किया हुआ है। तो भैया यहां पर आपका जो आंसर है वो सीधा सीधा डी आएगा। केएफ आर इंटू M1 इंटू TF का स्क्वायर 1000 बाय डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। मैं बच्चों को ऐसे ही याद दिलाया था कि भैया केएफ और डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन में इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखो यहां पर डायरेक्ट दिया, यहां पर डायरेक्ट, तो सबसे पहले यही एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर मैंने उनको तरकीब बताई थी कि भैया आर ऊपर होता है, गैस कांस्टेंट ऊपर होता है, तो गैस कांस्टेंट यहां पर ऊपर नहीं है, यहां ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज द लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? ट्रिक क्वेश्चन, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे यहां पर एकदम से क्लिक करके वेनेडियम को टिक करके आए होंगे, लेकिन यहां पर आपके सीबीएसई ने आपको पकड़ लिया है। भैया मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ याद करो, डीएनएफ ब्लॉक पाजी की कक्षा का वन शॉट देखा ही होगा, उसके अंदर हमने ये एनॉमली बताई थी कि मैंगनीज पे ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंगनीज आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो लोएस्ट रखता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले तो पाजी ने बोला था काइनेटिक्स में ग्राफ नहीं, एक्सिस को देखो। तो एक्सिस को देखोगे तो टी हाफ वर्सेस आर नॉट का ग्राफ है। अब फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और आर नॉट का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट होता है। तो आपका सीधा सीधा ये इक्वेशन आ जाएगा टी हाफ और आर नॉट का। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर आगे बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया सीबीएसई ने। मैं फैन हो गया हूं सीबीएसई का। यहां पर भाई एनिलीन का ना नाइट्रेशन डायरेक्टली पूछा नहीं, उसने उसके परसेंटेजेस में से क्वेश्चन बना दिया। बहुत ही प्यारा आ गया मेरे को सीबीएसई के ऊपर कि उसने पूछ लिया कि भाई बताओ कौन सा कितने परसेंट बनता है। अब यहां पर अगर बच्चे ने टेक्स्ट बुक को सही तरीके से रीड किया, जो कि पाजी अपने वन शॉट्स में बोलते रहे कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, तो 51% पैरा बनता है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 51% पैरा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। 47% मेटा, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एनिलीनियम आयन बनता है, और 2% ऑर्थो है, वो तो मिनिमम प्रोडक्ट होता ही है। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया है सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इनैंशोमर्स? इनैंशोमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखो पढ़ते पढ़ते मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अरे यार सीबीएसई देखो तो सही कितना हेल्प कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में डाल के दे रहा है कि भाई नॉट ट्रू देखना है। तो दे हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी, भाई दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है अपने एमसीक्यू मैराथन के अंदर। तो यहां पर नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। ट्रू होता तो दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, नो दे डू नॉट हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। तो फॉल्स स्टेटमेंट। वाह, कमेंट बॉक्स में डालो अब इसका ऑप्शन, आप कमेंट बॉक्स में डालो, इंटरेक्ट करो मेरे साथ कि इसका ऑप्शन आप क्या लिख के आए हो, है ना। फिर पाजी आपको कमेंट बॉक्स में बताएगा। 7, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO। अब यार ये तो बहुत ही सिंपल, आपका जो लिगेंड है ना वो बाइडेंटेड है, उसकी डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेंटिसिटी 2 है और नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 हैं, सो 3 into 2 टोटल वैल्यू 6 हो गई। अब ढूंढो, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते। अ लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर फिनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। बच्चा बोलेगा अरे पाजी आपके वन शॉट्स देखने के बाद अगर किसी ने भी इसको ए टिक किया है तो भाई खड्डे में गया है वो, है कि नहीं? क्योंकि भैया ब्रोमीन वाटर नहीं है, कार्बन डाइसल्फाइड है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया है। तो मैक्सिमम बच्चे डी टिक करके आए होंगे। अरे भाई फंस गए।
ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है, दोनों मिलते हैं जिसमें पैरा मेजर होता है। हाँ, तो ओनली वर्ड यूज किया है ना उसने, तो यहां पर ना ही डी है ना ही ए है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत लैंग्वेज में बढ़िया से सीबीएसई ने इस बार एमसीक्यूज में फंसाया है। हाउ द कंडक्टिविटी वेरीज ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और मैक्सिमम बच्चे ग्राफ को देखते ही नहीं है। ग्राफ देखो ना भैया, ग्राफ क्या बोलता है, ग्राफ क्या था आपका वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ। भैया स्ट्रॉन्ग का ये था और वीक का भी ये था। भाई दोनों ही केस में इंक्रीज ही होती है ना लैम्डा एम डाइल्यूशन पे, कहां डिक्रीज है, किधर डिक्रीज है, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं है। सो हाउ डज कंडक्टिविटी वेरीज ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, वो लिख के आएंगे हाँ सर ग्राफ तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ में लिखा है सर इट इंक्रीजेस फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टिक कर देंगे। क्या पकड़ा है, सीबीएसई का तो मैं प्यार मोहब्बत हो गई है मेरे को। भाई मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोला उसने, कंडक्टिविटी बोल दिया। ओए होए 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 होए, के ले लिया। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त डाइल्यूशन के साथ आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सो इट डिक्रीजेस फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब देखो एक्साइटमेंट जब होती है ना तब बच्चा कंडक्टिविटी के साथ मोलर खुद ही लगा देता है। वही तो सीबीएसई चाहता है कि भैया डाइल्यूशन वाला इफेक्ट जो है ना वो मोलर बच्चे को याद आ जाता है कि मोलर कंडक्टिविटी। अरे कंडक्टिविटी है बच्चे, 2 बार पढ़ क्वेश्चन को, पाजी बोलता रहा कि पढ़ क्वेश्चन को, है ना। सो इट डिक्रीजेस। चलो फिर आ जाओ 9th वाला, CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो चुपचाप रिएक्शन को लिखो, पाजी की बात मानो। NH2 ऐसा होता है, अब एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है तो मतलब बेसिकली एसाइलेशन हो गया। अब एसाइलेशन में आपको पता है यहां से H निकलता है और ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 जो है वो जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जुड़ जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो शांति से आपको टिक करना था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, बहुत ही आराम से आपका ये आंसर जो है वो यहां पर आ जाएगा। चल फिर आ जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब देखो सीधा सीधा ग्राफ नहीं पूछा लेकिन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। क्या बात है यार सीबीएसई, इस बार तो तुमने बता दिया कि भैया क्या एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो पेपर बना रहे हैं। और बहुत बढ़िया आपने डिपेंडेंसी टीचर से हटा दिया कि भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, जहां हमने ln(k) वर्सेस 1/t का ग्राफ लिया है गोइंग डाउनवर्ड्स, और यहां पर आपका जो -EA स्लोप आता है, -EA/r एक्चुअली स्लोप आता है। सो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ln(k) वर्सेस 1/t का ग्राफ। ओके, तो ये चीज का खास ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन द फॉलोइंग रिएक्शन अगर आप देखो तो अगेन सीबीएसई ने आपके साथ झटका किया। NaBH4 भैया रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो वीक है ना, स्लाइटली वीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एस्टर पे तो एक्ट करेगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा। और कीटोन का रिडक्शन बच्चा बच्चा जानता है पाजी की कक्षा पे कि वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो भैया सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप देखोगे तो एक तो यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है, लेकिन आपको देखना है एस्टर छिड़ना नहीं चाहिए। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, एंड ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सेट हो जाएगा। चलिए फिर आ जाते हैं मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि कई बार सीबीएसई इसको भी शफल करता है। तो यस, ए में बोथ ए एंड ट्रू एंड असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू असर्शन। बी जो एक्सपेक्टेड है वही है, सी और डी भी जो एक्सपेक्टेड है वही है। तो चलिए नीचे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में असर्शन दिया है द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो पैरा पोजीशन। बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेट करेगा। OH ग्रुप फिनॉल्स इन फिनॉल्स डीएक्टिवेट्स, नो नो नो, फॉल्स फॉल्स।
ये आपका रीजन फॉल्स हो गया है। सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 13th क्वेश्चन के अंदर। फिर आ जाओ 15 में, एक्टिनॉइड शो इररेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस वी नो दैट कुछ जगहों पे F14 होने के लिए वो क्या करेगा, वो D में भेज देगा, कुछ जगहों पे F7 होने के लिए वो क्या करेगा, वापस अपने हायर वाले D में भेज देगा। तो देखो ये है ट्रू स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो, ड्यू टू द वेरिंग स्टेबिलिटीज ऑफ F0, अभी बताया पाजी बोल रहा है कि F7, F14, F0 की स्टेबिलिटीज की वजह से आपका 5f ऑर्बिटल की जो ये स्टेबिलिटी है उसी की वजह से, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू योर असर्शन। ऑप्शन नंबर ए आएगा। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, जाके पढ़ो अपनी एनसीईआरटी, लाइन में लिखा है उन्होंने कि ड्यू टू वेरिंग स्टेबिलिटी ऑफ F0, F7 एंड F14, F ब्लॉक का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना, उसके नीचे जस्ट 2 लाइनों में इन्होंने ये चीज बताई है और वहां से क्वेश्चन बना दिया है। भैया बता दिया सीबीएसई ने इस बार कि 4 बजे की क्लास में आके आप पेपर लीक नहीं कर सकते हो। भाई आपको एनसीईआरटी पूरा साल शिद्दत से पढ़नी पड़ेगी तो ही आप ये चीज कर पाओगे, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। हाँ तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्टली राइट है। तो ये असर्शन जो है वो आपका ट्रू आ गया है। पेंटाएसिटेट जो है वो NH2 ऑक्साइम नहीं बनाता है, पेंटाएसिटेट नहीं बनाता है, ग्लूकोज बनाता है बट उसका पेंटाएसिटेट नहीं बनाता है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो भैया रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है एंड दे आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन नंबर ए है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट components of an azeotrope by fractional distillation। बिल्कुल सही, यही तो एजियोट्रोप की खास बात है कि उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अब नीचे का लाइन पढ़ते हैं ध्यान से, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ध्यान देना, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम मतलब वेपर प्रेशर बड़ा होगा, तो भैया स्टेटमेंट तो ट्रू है, लार्ज पॉजिटिव डिविएशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली ट्रू हैं, बट दिस इज नॉट एट ऑल द एक्सप्लेनेशन टू व्हाई एजियोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन नंबर बी आएगा यहां पर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका सेक्शन नंबर ए खत्म हुआ। एक बार यहां पर वीडियो को पॉज करो और देख लो कि क्या आपके 16 MCQ सही पढ़े हैं। अगर आप पाजी की कक्षा पे थे तो 100% सही पढ़े होंगे। चलो तो सेक्शन ए हो गया बच्चों। यहां पर सेक्शन बी की बात करते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं अगेन सेक्शन बी के अंदर। व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन इज शोन बाय मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आहा क्या एक्सेप्शनल क्वेश्चन डायग्राम के साथ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगेन पाजी की कक्षा में अपने ने वन शॉट में बहुत प्यार से इसको डिस्कस किया है। क्लोरोफॉर्म होता है आपका CH-Cl3 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, CH3CO CH3 होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो H बॉन्डिंग हो जाता है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हो जाते हैं। दैट इज व्हाई ये डिविएशन नेगेटिव होगा मेरे प्यारे दोस्त। गिव द रीजन, मैंने ऑलरेडी रीजन दे दिया, दैट द न्यूअर इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन द ओल्डर इंटरेक्शंस। What will happen to the boiling point? आहा, अगर डिविएशन नेगेटिव है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो बस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर विल इंक्रीज। कहानी इजी, बहुत आसानी से 2 मार्क, यहां पर आपको 1 मार्क मिलेगा और यहां पर आपको 1 मार्क मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपको मार्किंग स्कीम के अंदर। चलिए, following reaction takes place in one step. Okay. How will the rate of the above reaction change if the volume of the reaction vessel is decreased to 1/3? अरे यार, and it's to its original volume. Will there be any change in the order of the reaction with reduced volume? क्या ये reduced volume के साथ आपका change in क्या order of the reaction होगा? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको rate law पता है? R is equals to K partial pressure of the reactant, that is A, into partial pressure of B, ऐसा होगा। अब following, how will the rate of the, if the volume of the reaction vessel is decreased to 1/3। अब rate of the reaction पे बात कर ली है और उसने भाई ने
अपने को ये भी नहीं बताया कि ये एलिमेंट्री स्टेप है कि नहीं। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। ओहो, यहां छुपा के रखा है कि ये एलिमेंट्री स्टेप है। तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो सीधी पावर्स में जाएंगी। तो P ऑफ A का स्क्वायर और P ऑफ B रेज टू पावर 1 ऐसा सॉल्व होगा। अब वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर मैं इसमें वॉल्यूम का इंपैक्ट रखने जाऊं तो रेट लॉ का इक्वेशन बन जाएगा 1/v ऑफ A का स्क्वायर इंटू 1/v ऑफ B रेज टू पावर 1 ऐसा हो जाएगा। अब उसने बोला मैंने 1/3 क्या किया है, ओरिजिनल वॉल्यूम को डिक्रीज किया है। पूरे सिस्टम की वॉल्यूम को रिएक्शन, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज टू 1/3, तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज किया 1/3, तो प्रेशर ये 1/3 से डिक्रीज किया, ये भी 1/3 से डिक्रीज किया, तो 1/3 का स्क्वायर। सो 1/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 9 और ये 3 टाइम्स और आएगा। सो 9 3 27 टाइम्स आपका रेट जो है चेंज हो जाएगा। सो 27 टाइम्स रेट विल इंक्रीज। Why? Because 1/3 वॉल्यूम चेंज किया है। अगर उसने बोल देता वॉल्यूम थ्राइस कर दिया तो फिर ये क्या होता, डिक्रीज होता। बट क्योंकि ये 1/3 किया है तो 1/3 का स्क्वायर 1/3, तो आपका 27 टाइम्स जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। विल देयर बी एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद द रिड्यूस्ड वॉल्यूम? ऑर्डर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होता है। क्या ये रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल है? हाँ, तो इसके बेसिस पे नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑर्डर। देखो, देयर विल बी नो चेंज इन द रेट ऑर्डर। रेट ऑर्डर तो वही रहता है ना, वो थोड़ी चेंज होता है। सो देयरफॉर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का 1 मार्क आपको यहां से मिलेगा और 1 मार्क आपको यहां से मिलेगा। क्लियर है ये चीज? आहा, देखो आपका 19th क्वेश्चन बहुत प्यारा। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। एंड अगेन पाजी की कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। समवेयर इन द रील्स मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेट हो जाएं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाएं, और अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम आ रहा हो, देखो 2 और 2, तो एलिमेंट सेम है, x और x रख लिया, आपका आ जाएगा यहां पर 2x प्लस अमोनिया का तो 0 होता है, साइनाइड -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +1 आएगी। अब अगर इसका नाम करने जाएंगे तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बट ये कैटायनिक होगा और ये एनायनिक होगा, वो चीज का ध्यान देना। तो ये आ जाएगा आपका डाई अमीन एंड सिल्वर एंड इधर 1, और यहां पर आ जाएगा अर्जेंटेट, नहीं पहले डाइसाइनिडो, और यहां पर आ जाएगा अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 1। तो इस तरीके से आपका नाम आएगा, जिसमें आपका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ये CBSE मार्क्स काट भी सकता है, नहीं भी काटेगा, दैट्स ओके, बट अगर आपने सही लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है। बट यस, दिस इज हाउ यू शुड राइट IUPAC का नोमेनक्लेचर। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगेन आपका ये एनायनिक फॉर्म हो गया, तो फेरेट हो जाएगा, नाम आएगा यहां पर आपका पोटेशियम, एंड यहां पर आ जाएगा ट्राइऑक्सलेटो एंड फेरेट, एंड आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये -6 हो जाएगा, ये आपका +3 हो जाएगा, x -6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू जो है वो यहां पर क्या आ जाएगी, आप देख लो यहां पर। सो x की वैल्यू +3 आ जाएगी, कोई दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर्स में बताते हैं, वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव द केमिकल टेस्ट टू शो। अच्छा, ये और वाला क्वेश्चन है, तो जिन्होंने और वाला अटेम्प्ट किया उनके लिए आंसर, गिव द केमिकल टेस्ट टू शो दिस एंड दिस के बीच में डिस्टिंग्विश, है ना। सो दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, वो बताना है हमें, ठीक है, वो बता दिया आयनाइजेशन है। तो आप देखो यहां से क्लोराइड का आयन निकलेगा, राइट, और यहां से सल्फेट का आयन निकलेगा। तो आप क्या करो, AgCl डाल दो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और वहां पर बेरियम क्लोराइड डाल दो तो भी आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि दोनों जो है वो आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं, राइट। फिर यहां पर आते हैं व्हाट इज मेंट बाय चिलेट इफेक्ट। तो जितने भी मोनोडेंटेट के अलावा लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, वो सारे के सारे एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। डोनर एटम्स
होते हैं उनमें, तो वो क्या करेंगे, वो डोनर एटम्स जो है वो एक साथ डोनेट करके रिंग फॉर्मेट बनाएंगे. सो व्हाट इज चिलेट इफेक्ट अगर ऐसा पूछ लिया जाए, सो इट इज द इफेक्ट इन विच द लिगेंड्स फॉर्म रिंग विद द सेंट्रल मेटल एटम बिकॉज ऑफ हैविंग टू डोनर साइट्स. तो दैट इज चिलेट इफेक्ट. गिव एन एग्जांपल, बहुत सारे हैं, EN, ऑक्सलेटो, EDTA, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने सिलेबस में. चलिए फिर बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स. भाई फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में बहुत सारे डिफरेंसेस तो नहीं बना पाओगे, दो ही मेन है और तीसरा आपका एग्जांपल है. फाइब्रस में फाइबर लाइक, ग्लोबुलर में ग्लोब्यूल लाइक. फाइब्रस जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और ग्लोबुलर जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो ये आपके हो गए दो मेन जो पॉइंट्स उसको दिखने चाहिए एग्जामिनर को. 2 मार्क का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल के बिना कभी भी डिस्टिंग्विश में छोड़ के ना हो. तो फाइब्रस में आप मायोसिन या केराटिन दे सकते हो, ग्लोबुलर में एल्बुमिन या इंसुलिन दे सकते हो. दोनों में से कोई भी एक आपका एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया जाएगा. हाँ, बच्चे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, सर अगर एग्जाम्पल ना लिखा हो तो, एक पॉइंट मिस किया हो तो वो CBSE के मार्किंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर 2 पॉइंट भी इंक्लूडेड है, जिसमें एक में डेफिनेशन हो गई और दूसरे में एग्जाम्पल हो गया, तो CBSE विल गिव यू मार्क्स. सो डोंट वरी, रिलैक्स. पेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, आई थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं. पेप्टाइड लिंकेज इज द लिंकेज बिटवीन 2 amino acid molecules with the loss of water molecule, right? Where one amino group of amine group of one amino acid interacts with carboxyl group of other amino acid, right? उसमें से water molecule का loss होता है. Phosphodiester linkage between 2 nucleotides at C3C5 carbon is known as phosphodiester linkage. बच्चा यहां पर पूछेगा सर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ कर पाओगे. 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डेफिनेशन में उसको आंसर देना था. हाँ, 100% यहां पर डिफरेंशिएट बोला है और अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में दिया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन का मार्क्स कट सकता है, बिकॉज आंसर डिफरेंशिएट है तो टेबुलर फॉर्म में आमने सामने दिखना चाहिए. दैट इज हाउ यू शुड राइट योर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन. इज दिस क्लियर? चल फिर आते हैं, why are haloarenes less reactive towards nucleophilic substitution reaction? भाई ये तो अब बच्चा जानता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड्स में इजी होता है लेकिन हैलोएरीन्स में डिफिकल्ट है. व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड. सो दैट्स पॉइंट नंबर 1, पार्शियल डबल बॉन्ड, राइट, DB. और दूसरा क्या है? दूसरा ऐसे 4 रीजन है बट उन्होंने बोला है गिव 2 रीजंस. तो एक तो मेन ये दिखना चाहिए, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन CX बॉन्ड. और दूसरा अगर मैं हूं आपकी जगह पे तो मैं लिख के आऊंगा कि फिनाइल केटायन जो है वो अनस्टेबल होता है. दैट्स द रीजन. अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो लिख दिया है कि sp2 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन भी एक है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसकी वजह से CX बॉन्ड जो है वो छोटा हो जाता है एंड बॉन्ड एंथैल्पी बिकम्स हायर. दैट इज ऑल्सो ट्रू, नो प्रॉब्लम. अच्छा, फिर बच्चा बोलेगा सर मैंने तो चौथा वाला रीजन लिख दिया, बेंजीन इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल हैव स्टेरिक हिंड्रेंस. तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चारों के चारों रीजंस में से कोई 2 रीजन आपको देने थे. सो आई हैव रिटन द 2, रेस्ट ऑफ द 2 आई हैव स्पोकन. आप बिल्कुल आराम से चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंतित मत होइए. आप 4 में से कोई भी 2 रीजन लिख के आए, आपको यहां पर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. चलिए, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.61 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड. अब अगर आप देखो तो भैया पहले तो गिवन डेटा आपको लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है वो लिखना है. बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है. 0.61 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब मास ऑफ सल्यूट दे दिया 0.61 दिया, मोलर मास भी दे दिया, मोलर मास ऑफ सल्यूट दे दिया, दैट इज 122 ग्राम पर मोल. एंड आपको 5 ग्राम्स मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया, 5 ग्राम्स दिया बच्चा, इन विच इट डाइमराइजेस. अब यहां उसने ट्विस्ट कर दिया कि डाइमर बना रहा है और वो भी 100% डाइमराइजेशन नहीं है, ये बहुत ही ऑड वन आउट. एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन अपने ने सीखा है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो सकता है तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन भी हो सकता है, राइट, एसोसिएशन भी हो सकता है. अब वो उसने 88% दे दिया, तो यहां पर आपको बीटा की वैल्यू दे दी है 0.88. ओके, सो दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन. अब गिवन मैंने आपको दे दिया, फाइंड क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट
आपको फाइंड करना है सोल्यूशन का। सो आपको टीबी फाइंड करना है, राइट। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा टीबी विच इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। बस एग्जैक्टली यही गड़बड़ है बच्चे की, यहां पर बच्चा गड़बड़ हो गया। भैया आप भूल गए एसोसिएशन हो रहा है, तो आपको I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी यूज करना है। अब बच्चा बोलता है सर मोलैलिटी तो निकाल लेंगे, चलो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, के बी हमको दिया हुआ है 2.3, सर I कहां से निकाले, तो भैया देखो बीटा दिया है ना, तो यहां पर आप पहले लिखोगे बीटा इक्वल्स टू I माइनस 1/1/n माइनस 1, जिसमें n की वैल्यू 2 है। क्यों, बिकॉज डाइमराइज कर रहा है, और बीटा की वैल्यू 0.88 हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू 0.88 हो गई, ये 1/2 माइनस 0.5 हो गया, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव में, फिर ये -1 उधर +1 हो जाएगा। आपका यहां पर बीटा का वैल्यू नियरली 0.56 के करीब आएगा। 1 से छोटा आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। अगर यहां 1 से बड़ा आया है तो आपने गलत सॉल्व किया है, क्योंकि एसोसिएशन का केस है भैया, I की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूं, एंड देन फाइनल आंसर अगर मैं बोलूं तो इसका फाइनल आंसर जो आप हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है यहां पर, द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट फॉर दिस क्वेश्चन इज 320.48 केल्विन। ठीक है, फाइनल आंसर आपका 320.48 केल्विन आएगा। अब लास्ट में बचा क्या, वैल्यू इनपुट ही तो बचे, बीटा ही जो था ना ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, वो मैंने कैलकुलेट करवा दिया। क्लियर है, तो यहां से इस वैल्यू को इधर डालेंगे, और टीबी का वैल्यू हमें ढूंढना है, टीबी नॉट उसने दिया है, ये रहा 46.2। अब बच्चा बोलता है सर मैं डिग्री सेल्सियस में आंसर छोड़ के आया हूं, आपने केल्विन में दे दिया है। देखो भैया जनरली तो आप जब मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू लिखते हो तो वो SI यूनिट में लिखना है, केल्विन में होना चाहिए वो आंसर, ऐसा सीबीएसई का मानना है। बट अगेन डिग्री सेल्सियस में वो राइट देगा नहीं देगा, एक डाइसी सिचुएशन है, हम वेट करेंगे सीबीएसई के लिए और उनकी मार्किंग स्कीम के लिए। मोस्ट प्रोबेबली डिग्री सेल्सियस में दे देगा, बट फिर भी अपने इसको 1% मान लेते हैं कि गलत भी हुआ बाई चांस, तो सिर्फ आधा मार्क जाएगा। अगर आपने ये अच्छे से क्लियरली लिखा है, फॉर्मूला सही से लिखा है, बीटा दिखाया है, तो बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे, सिवाय हाफ मार्क के। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अरे भाई रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, अरे रीमा टीमन पाजी की कैप्सूल की हो तो एकदम आसानी से ये चीज हो जाएगी। कोल्बे बिल्कुल आसान, रीमा टीमन कोल्बे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑन एनिसोल। अब यहां थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर एनिसोल क्या होता है, तो एनिसोल जो होता है ना वो बेंजीन पे OCH3 जब करते हैं तो उसको एनिसोल बोलते हैं। इस पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपका पैरा पोजीशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड CH3 लग जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 और एसाइल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड जो है वो आपका रिएजेंट होगा। कोल्बे तो नींद में भी पूछ लो, पाजी की कक्षा के बच्चे बता रहे हैं, राइट। रीमा टीमन नींद में पूछ लो, क्योंकि जब हमने अल्कोहल फिनॉल्स चैप्टर पढ़ाया है तब यहां पर हमने बताया था कि #B26 क्वेश्चन है ये 100% बोर्ड में होगा किसी ना किसी फॉर्मेट में। भाई यहां तो डायरेक्टली पूछ लिया, कितना प्यारा है सीबीएसई अपना है। चलो, गिव रीजंस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों को। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। दैट्स द कीवर्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, राइट। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। भाई इसका कीवर्ड तो बहुत ही प्यारा, इसका कीवर्ड होता है कि आपका जो इनोलेट आयन होता है ना, जो H+ निकलने के बाद जो इनोलेट आयन बचता है, दैट इनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, तो ये एक पार्ट जो है आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स डज नॉट अकर विद कार्बोनिल ग्रुप इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। क्या प्यारा सा छोटू सा गिव रीजन बना दिया। और अगर बच्चे ने सही से मैकेनिज्म को समझा है और सही से उस चैप्टर को पढ़ा है तो वो समझ जाएगा कि अमोनिया जो है वो एक बेस है ना मेरे बच्चे, वो तो बेस है।
और अगर आपने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम दे दिया तो आपने सिस्टम में क्या बढ़ा दिया? H+ बढ़ा दिया। अब बेस और H+, अले गुलू गुलू होगा ना दोनों में, हाँ, तो दोनों एसिड बेस अले सॉल्ट बना देंगे। आपको चाहिए था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये अपनी लव स्टोरी चालू कर दी इन लोगों ने, है। तो ये सॉल्ट नहीं बनाना था हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना था। एंड इट डज नॉट हैपन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम बिकॉज अमोनिया इज अ बेस एंड इट विल फॉर्म अ सॉल्ट इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। ठीक है, दैट्स द कीवर्ड फॉर दिस शन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑड वन आउट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से ये बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी के अंदर। एक सॉल्ड एग्जांपल है, उसके ऊपर ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है 2.303/T log ऑफ PI by 2PI minus P टोटल। हो गया, है ना, कहानी खत्म हो गई। अब उसने पूछा क्या है, देखो टाइम दे दिया 30 सेकेंड्स, तो ये 30 हो गया। पीआई की वैल्यू जो है वो 0.30 हो जाएगी। पीआई 0.30 तो 0.6 माइनस 0.5, तो यहां पर आपका 0.1 आ जाएगा, तो log 3 आएगा यहां पर, और वो वैल्यू आपको नीचे दी हुई है, कोई बड़ी बात है नहीं। यहां पर k का वैल्यू 2.303/30 इंटू log 3 दैट इज 0.48। और अगर आप देखोगे तो आराम से कैलकुलेशंस हो रही हैं। इसका फाइनल आंसर आप नोट कर सकते हैं, k का आंसर आएगा यहां पर 0.036 राइट पर सेकेंड। ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, तो हमने ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े सॉल्व करके रखे हैं ताकि वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चल सकें और आप छोटे में अपने पेपर को रिव्यू कर सको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? अरे यार बहुत सिंपल, ऑल 6 कार्बन ऑफ एटम्स। एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है ये, बायोमोलिक्यूल्स का फिक्स क्वेश्चन है। तो यहां पर आता है आपका रेड फॉस्फोरस HI, और उसके साथ हीट कर दोगे तो N-हेक्सेन बनेगा, विच विल गिव यू द इंडिकेशन। 5 OH ग्रुप्स, तो 5 OH ग्रुप्स के लिए आपको लेना है एसिटिक एनहाइड्राइड, विच विल फॉर्म पेंटा एसिटेट, हेंस दिस विल गिव यू द आंसर। एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो यहां पर आपका आंसर आएगा ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। CHO ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान देना ये स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ अगर आपने प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए हैं तो भैया मैं बता रहा हूं नेक्स्ट फ्लाइट आपका एग्जामिनर जो है लेके आपके शहर आ रहा है और आपको हैंडशेक करके बोल देगा कि भैया क्या पेपर लिखा है आपने, है ना। हाँ, लेकिन अगर आपने क्या किया है, सिर्फ रिएजेंट्स लिख दिए हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, तो देयर इज अ चांस अगर आप 65+ क्रॉस कर रहे हो आज के पेपर में, तो देयर इज अ चांस कि आपका आधा मार्क डिडक्ट कर ले एग्जामिनर। बट वी विल अगेन लीव इट टू द चेकिंग कमेटी। हमारा काम है यहां पर पेपर डिस्कस करना, मार्किंग स्कीम जो है वो तो CBSE बनाएगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। A compound X with molecular formula C4H9Br reacts with aqueous, देखो वर्ड ध्यान रखना, aqueous KOH to give an alcohol. Okay, the rate of this reaction depends only on the concentration of compound X. तो अब देखो compound X पे ही डिपेंड कर रहा है, तो रेट एक मॉलिक्यूल पे अगर डिपेंड कर रहा है तो ये SN1 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई अपने को। सो यहां पर ये SN1 फॉलो कर रहा है। डेटा लिखते जाते हैं, देखते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। When an optically active isomer Y of the compound X was treated with aqueous KOH solution, the rate of the reaction was found to depend on concentration of compound Y and KOH both. ठीक है, तो इन दिस केस वो SN2 फॉलो कर रहा होगा, तो Y के केस में SN2, X के केस में SN1। अब बोल, write down the structural formula of both X and Y. That is what we had to give. So compound X with molecular formula C4. तो 4 कार्बन और उसके ऊपर Br. That's one possibility जो यहां पर होगी, right? ये एक पॉसिबिलिटी है जो यहां पर होगी। एंड इसमें से अगर हम देखें तो X का फॉर्मूला उसने बोला कि ये चीज जो है वो SN1 फॉलो कर रहा है और X ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया है। तो X का जो आपका डेरिवेटिव होगा वो टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्रोमाइड होना चाहिए।
वाई? बिकॉज SN1 में टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, सो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट्स योर X, ठीक है। फिर देखो सेकेंड वाले में, व्हेन एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर Y ऑफ द कंपाउंड X का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो है वो आपका कौन सा होगा? 2-ब्रोमोब्यूटेन होगा, ठीक है। सो दिस इज योर Y एंड दिस इज योर X। आउट ऑफ X एंड Y विच वन विल अंडरगो रेसिमाइजेशन एंड Y? अब जो SN1 कर रहा है वो रेसिमाइजेशन करेगा। Why? Because carbocation form होगा, it is planar, hence nucleophile can attack from both the sides and therefore यहां पर आपका डेक्स्ट्रो और लीवो के इक्वल अमाउंट्स बनेंगे। So due to the formation of carbocation in X, there is attack of nucleophile from both the sides, which will lead to racemization because equal amount of dextro and levo will be formed. Okay? Out of X and Y, which one will form product with inversion of configuration and Y? तो inversion of configuration SN2 में होता है, तो Y, the Y it will form, Y form करेगा आपका inversion। अब why does it? Because it is undergoing a single step reaction, SN2. So at the same time when the nucleophile is attacking, at the same time bromine would be leaving the system, that is why the inversion happens and therefore यहां पर आपका आंसर इस तरीके से आप लिख दोगे। करेक्ट आंसर द फॉलोइंग। Y is equilibrium. Y is equilibrium constant Kc related to E naught cell and not E cell. हाँ, so equilibrium constant क्यों E naught cell से रिलेटेड है, E cell से क्यों रिलेटेड नहीं है? उसका कारण है भाई, इक्विलिब्रियम पे आपका E cell तो जीरो हो जाता है, सिंपल। सो हाउ विल यू रिलेट equilibrium with E cell? So because at equilibrium the cell has achieved its maximum potential and E cell becomes zero, therefore this cannot be related. Okay, two metals A and B have standard electrode potential value -0.24 and +0.80 respectively. Which of these will liberate hydrogen gas from dilute H2SO4? अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है तो यार आपने पाजी की कक्षा की वीडियोस देखी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अब देखो भैया, आपका 0 वोल्ट होता है हाइड्रोजन, इससे नेगेटिव जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो दिस विल रिप्लेस हाइड्रोजन एंड H2 गैस रिलीज होगा। सो टू मेटल्स A एंड B, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, A का नेगेटिव है, B का पॉजिटिव है, सो A विल लिबरेट, why? Because it has negative electrode potential which makes it more reactive than hydrogen and hence the displacement reaction will occur. Perfect, easy. Write the cell reaction for which occurs in lead storage battery when it is charging. मैं नहीं बताएगा, जाओ पाजी की कक्षा में जाके देखो, ये वीडियोस में हमने आपको बताया हुआ है कि ये चार्जिंग का सेल इक्वेशन कैसा होता है। आपकी एनसीईआरटी में डिस्चार्जिंग का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको चार्जिंग में बनाने का काम आपके मेंटोर का है और वो हमने बहुत अच्छे से किया है। तो प्लीज आप वीडियो में जाके देखिए, वो मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। What type of battery is mercury cell? Why is it more advantageous than dry cell? And write overall reaction taking place in the mercury cell. तो ये थोड़ा ऑड वन आउट क्वेश्चन है, अगेन एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं यहां पर वो इक्वेशन लिख के टाइम पास नहीं करूंगा। व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज मर्करी सेल? तो आपको पता है कि वो सिंगल यूज सेल है, तो वो प्राइमरी सेल है। Why is it more advantageous? Because it does not contain any ions which makes its cell potential constant, है ना। एंड राउट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन, वो प्लीज आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, एग्जैक्टली वही प्रोड्यूस करना है। सो यहां पर हम वो टाइम पास नहीं करेंगे। सो यहां पर आपका मेरे बच्चे सेक्शन बी और सी कंप्लीट होता है। आई होप अभी तक आपने बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से इसको किया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन डी। चलो तो सेक्शन डी डिस्कस करते हैं। यहां पर बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा आपको यहां पर सेक्शन दिया हुआ है। द रिएक्शन ऑफ अमाइन, सीधा पता चल गया अमाइंस चैप्टर में से है। अब टाइम वेस्ट मत करो यहां पर अपना ये स्टडी करने में, ये हम वापस आ सकते हैं। पहले आप जाके क्वेश्चन तो देख लो कि क्या हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, why CH3NH2 is a stronger base than CH3 whole thrice N in an aqueous solution? अब एक्वेस सोल्यूशन में, अब देखो यहां पर रीजन में से पूछ लिया उसने कि क्या आपका एक्वेस सोल्यूशन में
सॉल्वेशन स्लैश हाइड्रेशन, दैट्स वन कीवर्ड ऑफ दिस। सेकेंड कि आपका जो हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस overpowers the inductive effect of the tertiary, right? टर्शरी वाला इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जीत रहा था, लेकिन ये दोनों मिलके प्राइमरी अमाइन में ओवर पावर कर जाते हैं इसकी इंडक्टिव इफेक्ट को। सो देयरफॉर दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो गिव रीजन में से पूछ लिया। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड A and B। अब देखो यहां पर अमाइड दिखा और NaOBr। अब बच्चा यहां खो जाता है कि ये कौन सा रिएजेंट है। भैया ये कुछ नहीं है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इफ यू रिमेंबर आयोडो फॉर्म में भी I2NaOH NaOI बनाता है, वैसे ही NaOBr बना रहा है। हॉफमैन ब्रोमामाइड नेम रिएक्शन को उसने ऐसे पूछ लिया, तो यहां पर आपका सबसे पहले एक प्राइमरी अमाइन बनेगा, दैट इज इथेन अमाइन, राइट, सॉरी मीथेन अमाइन, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। और फिर उसके बाद उसने रिएक्शन करवाया है उसका C6H5 CH3NH, यहां पर H और यहां पर Cl C डबल बॉन्ड O C6H5। तो ये देखो यहां से HCl निकल जाएगा और ये पूरा चीज अमाइड बन जाएगा। सो यू विल गेट एन अमाइड C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ जाएगा NH एंड CH3। एक सेकेंडरी अमाइड बनेगा यहां पर, इसका अगर नाम लिखना हो सो N मिथाइल बेंजा अमाइड। ओके, N मिथाइल बेंजा अमाइड। फिर आ जाओ अ कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9 reacts with Hinsberg reagent to give product that is insoluble in alkali। अब insoluble in alkali का मतलब क्या कि ये जो है वो सेकेंडरी अमाइन रहा होगा। हिंसबर्ग रिएजेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पूछ लिया कुछ अलग तरीके से। आइडेंटिफाई X, तो 3 कार्बन का आपको सेकेंडरी अमाइन बनाना है। एक ही पॉसिबिलिटी है, CH3 CH2 NH और यहां पर CH3 आ गया, तो कहानी कंप्लीट हो गई। सिंपल। चल फिर और वाला जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया, हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल। अब आधे से ज्यादा बच्चे बेंजोनाइट्राइल में खो गए होंगे कि ये क्या आ गया। सो बेंजोनाइट्राइल इज नथिंग बट C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां से आपको जाना है। अब यार ये तो बहुत ही बेसिक सा कन्वर्जन पूछ लिया कि भाई आप यहां पर क्या करोगे, पहले HNO2 डाल के 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसको कन्वर्ट कर दोगे इनटू BDC, राइट, और फिर इसको रिएक्ट कर दोगे विद KCN या फिर COCN, दोनों में से कोई भी चलेगा, आपको बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा। Why NH2 ग्रुप ऑफ aniline is acylated before carrying out the nitration। अब इसको हम मास्किंग प्रोसेस बोलते हैं। Why it is acylated? So that the lone pair of NH2 gets resonated with carbonyl of acyl group and hence benzene ring is slightly deactivated। That's your answer, that's your keyword। चलो फिर आते हैं 30th क्वेश्चन पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर। तो भैया आ गया, ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, बस इतना पता चला। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो। इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड energies of which d orbitals will be raised when ligands approach the central metal atom। now it's a very simple thing, आपको octahedral complex बता दिया, मतलब ligands are approaching along the axis, right? so along the axis आ रहे हैं, तो आपका जो dx square minus y square and dz square, जिसको हम T2g सेट बोलते हैं, नहीं T2g नहीं, EG सेट बोलते हैं, है ना भाई, इक्वली जनरेटेड। तो भैया ये EG सेट है आपका। सो EG सेट विल बी रेज्ड, और वो EG सेट में आप ऑर्बिटल का नाम भी अगर लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया। नहीं लिखा होगा तो भी उसने सेट पूछा था, विच ऑफ द सेट विल बी, विच ऑफ द d ऑर्बिटल्स। अच्छा d ऑर्बिटल्स है भाई, सेट नहीं है, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, dx square y square and dz square। okay, give reason in support of your answer। दे दिया, it is because the ligands approach along the axis and the orbitals of dx square y square and dz square they lie on the axis, that is why their energy will be raised। चलो फिर यहां आ जाओ, using crystal field theory write the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। अब ये बहुत ही प्यारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो सबसे पहले आपने ये बना लिया होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब डेल्टा और लेस देन पेयरिंग हो गया। क्लियर, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगा। अब अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो गया है तो भैया आपका पेयर नहीं होगा, ये EG वाले सेट में जाएगा। सो T2G में 4 होंगे और EG में 2 होंगे इन द फर्स्ट केस, राइट। फिर आ जाओ CONH3। अब कोबाल्ट का एक्सेप्शन,
+3 स्टेट में है तो नाइट्रोजन डोनर एटम जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है तो क्या होगा यहां पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये T2G6 Eg 0 हो जाएगा। बस दैट्स योर आंसर ओवर हियर। हाँ ऑब्वियसली सर ये कहां से लेके आ रहे हो कि टोटल 6 होगा, तो भैया कोबाल्ट की +3 स्टेट आ रही है ना दोनों में, कोबाल्ट 27 होता है, 27 में से 3 निकाल दो तो आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन बनता है कोबाल्ट में, ठीक है। NiCl4 is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic, though both are tetrahedral. Why? It's a one marker question. तो आपको यहां पर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके कुछ नहीं बताना है, आपको बस इतना ही बताना था Cl is a weak field ligand, hence there will not be pairing of electrons, whereas CO is a strong field ligand, therefore all the electrons in nickel will be paired, hence this is diamagnetic, this is paramagnetic. बस इतना ही लिखना था because it's a one marker. अगर ये 2 marker होता तो बच्चे फिर आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना पड़ता, वेरी सिंपल, ठीक है। चल फिर आ जाओ, write the hybridization and magnetic behavior of the complex FeCN6 3-। अब ध्यान से समझना, FeCN6 3-, सो आपका पहले तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेप 1 +3 आएगा, उस केस में वो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब अगर ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर 1 2 3 4 और 5 ऐसे होंगे बच्चा। अब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये भी पेयर हुआ, ये भी पेयर हुआ, एक अनपेयर्ड यहां पर बचता है, ध्यान रखना उस चीज का, यहीं पे ट्विस्ट किया है, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए देखो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा, मैक्सिमम बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड देख के डायमैग्नेटिक लिख के आए होंगे, भैया दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक, आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो, वीकली पैरामैग्नेटिक, बट ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो √n × n+2 आएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सिंपल है, D2 अंदर वाले 2, बाहर का एक S और बाहर के 3 P, D2sp3 बिकॉज ऑक्टाहेड्रल है तो यहां तो sp3d2 होगा या D2sp3 D2sp3, वाई बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयर अप हो जाएगा। सो दैट इज ऑल विद योर सेक्शन डी। चलो सेक्शन ई की बात करते हैं जल्दी से, चलो फटाफट से सेक्शन ई सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ ई नॉट वैल्यूज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको देखो ई नॉट वैल्यूज दी हुई हैं, अगर पाजी की कक्षा का आपने डीएनएफ ब्लॉग अटेंड किया है तो आपको ये वैल्यूज भी दिख रही होंगी, और ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, ठीक है। सो व्हाई ई नॉट ऑफ mn+2 टू mn शो इरेगुलर ट्रेंड। तो इरेगुलर ट्रेंड, अब आपको ई नॉट वैल्यूज किन चीजों पे डिपेंडेंट होती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर आता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर आता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन 3 वैल्यूज में से आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका ट्रेंड इरेगुलर हो जाता है इन दीज बेसिकली एलिमेंट्स। सो they show irregular trend in the above values. It is because of the irregular trend in ionization energies and ionic sizes of these elements. That would be the answer to this question. Why is E naught of Cu+2 value exceptionally positive? Again ये 3 फैक्टर्स में से ही खेल रहा है। इट इज बिकॉज Cu+2's हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट एबल टू कंपेंसेट फॉर हाई सब्लिमेशन एंथैल्पी। ये सॉल्व्ड एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है। व्हाई E naught Mn2+2 Mn वैल्यू इज हाईली नेगेटिव। भाई क्रोमियम तक आप देखो, फिर क्रोमियम के बाद नेगेटिव हो गया। इट इज बिकॉज Mn+2 जो है इट इज इन द D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, that is why the value is negative, that it wants to stay in Mn+2, it does not want to reduce, right? So E naught of this value is highly negative because of D5 half filled stability. That's the keyword. ये एक मार्क के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क आपको मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल था। फिर आ जाते हैं हमारे write the ionic equation for oxidizing action of potassium permanganate for its reaction with I- इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अच्छा अगर आप देखो तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में KMnO4 रिएक्ट करता है। अब देखो पाजी आपको बताता है, पाजी यहां इक्वेशन ना लिखे और पाजी आपको अगर प्रूफ दे कि भाई पाजी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि डीएनएफ ब्लॉक पढ़ लो। डीएनएफ ब्लॉक के अंदर एसिडिक मीडियम में अगर आप पेज नंबर 107 एनसीईआरटी में जाएंगे तो यहां पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्लियर है।
फिर अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 108 पे, तो अगेन आपको यहां पर बेसिक मीडियम में I माइनस के साथ दिया है। मैक्सिमम बच्चे ये MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है, वो पता नहीं चलता है उनको। पेज नंबर 108 यहां पर दिख रहा है ना पेन, IO3 माइनस। तो भाई एनसीईआरटी मान लो, ये लिखवा लो मेरे से, एनसीईआरटी से ही सारा पेपर बनता है, बट एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग आपको करनी बहुत जरूरी है, और ये एक दिन या 7 दिन के मैराथन में नहीं हो सकता है। आपको ये पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप ये लेवल अचीव कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? चल, आंसर द फॉलोइंग। नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम एंड टर्बियम दोनों में से कोई भी लिखा है चलेगा। Which exhibits +2 state, तो यूरोपियम एंड यूट्रिबियम, YB एंड EU, राइट। अगर आप सिंबल भी लिख के आए हैं तो यस देयर इज अ चांस आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट नाम लिखा हो तो बेटर है। वाई? बिकॉज उन्होंने बोला है नेम द रिएक्ट, नेम द एलिमेंट, ओके। सो यू शुड राइट द नेम बिकॉज दे हैव इंस्ट्रक्टेड टू राइट द नेम। बट अगर एलिमेंट का सिंबल भी है और अगर आप जस्ट पासिंग मार्क्स पे हो तो यू माइट गेट द मार्क्स, ठीक है। Why transition elements act as good catalyst? It is because they have the capability of showing variable oxidation state and they have large surface area. These are the two keywords. इसके अलावा एक और कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो, they have the tendency to form इंटरमीडिएट्स। कैटलिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, सो लो एक्टिवेशन एनर्जी इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं। दैट इज समथिंग इफ एनीवन हैज एडेड इट्स ओके, अदरवाइज फर्स्ट 2 में आपको मार्क्स मिल रहे हैं। व्हाई Cr हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैंगनीज? D5S1 मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है Cr में, देयरफॉर वो जो है जीत रहा है, and that is the answer. It is because of the more number of unpaired electrons. What happens when acidic solution of potassium permanganate is allowed to stand for some time? Give the equation. अब मैं यहां पर वापस से एनसीईआरटी को ही कोट करूंगा भैया। पेज नंबर 107 आप देखो, यहां पर MnO4 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn प्लस 2 प्लस 4H2O दिया है ना यार एनसीईआरटी में सब कुछ। अब यही इक्वेशन है, पाजी ने DNF ब्लॉक जब पढ़ाया है अपने चैनल पे तो चीख चिल्लाहट करके बता दिया था कि भैया आप एनसीईआरटी को अपना गुरु मान लो, हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो बस आपका एनसीईआरटी यहां पर देख लो किस तरीके से चल रहा है। 32 कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। अब डेल्टा ई आपको ढूंढना क्या है, ईएमएफ एंड डेल्टा जी। तो ईएमएफ के लिए तो नर्न्स्ट इक्वेशन का बढ़िया सा मैंने 5 स्टेप का वीडियो बनाया हुआ है, रील देखी होगी पाजी ने आपकी, पाजी की आपने, है ना। उसमें आपने ई सेल का इक्वेशन इफ यू रिमेंबर, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन log of anode concentration upon cathode concentration, so basically Mg2 plus, right, divided by Ag plus। बच्चा सीधा ये लिख के आया होगा। अब देखो पाजी के अगर स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर जब आप बैलेंस करोगे ना, सेल रिएक्शन बैलेंस करोगे तो Ag प्लस का स्क्वायर आएगा मेरे बच्चे। तो ये का स्क्वायर करना था आपको। ये अगर आपने 5 स्टेप बढ़िया से फॉलो किए हैं तो बिल्कुल गलती होने का चांस नहीं है। अब इनका आंसर, सो ई सेल का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा यहां पर 3.052 वोल्ट, एंड डेल्टा जी का जो आंसर है वो यहां पर आ जाएगा 611.81 किलो जूल। डेल्टा जी का कैसे? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF। ई सेल होता है ना मेरा बच्चा, बस हो गया। ई सेल आपने निकाला है ऊपर, उसको यहां डालो। Fn की वैल्यू 2 है और F की वैल्यू 96500। वैल्यू इनपुट क्वेश्चन था और वैल्यूज भी दी हुई है। इससे ज्यादा इजी तो सीबीएसई कैसे करेगा न्यूमेरिकल, है कि नहीं। चलो फिर आ जाओ नीचे, सेम वही टाइप का क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। आपको यहां पर बस पहचानना था कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन रिड्यूस कर रहा है। वहां से आपका एनोड कैथोड बन गया और आपको सेल पोटेंशियल निकल जाएगा यहां पर। चलिए 33rd, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर X if it does not give Tollens reagent, if it does not give Tollens test but gives a positive iodoform test. Okay, so it does not give Tollens test but gives positive iodoform. तो iodoform अगर पॉजिटिव दे रहा है तो मतलब कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल आ गया बच्चा, ये क्लियर हुआ। टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है।
एल्डिहाइड नहीं है तो अब अपने को स्ट्रक्चर गैस करना है। तो जहां तक मुझे लग रहा है भैया 2 कार्बन और 2 कार्बन के साथ आपको 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन करने हैं। तो 5 कार्बन अगर मुझे यहां पर करने हैं तो स्ट्रेट चेन में अगर मैं जाऊं तो CH3 CH2 1 2 3 और यहां पर ये आ जाए तो क्या मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है 3 + 2 5 3 + 2 5 बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पेंटेन 2-on, दैट्स योर X। इज दिस क्लियर? डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट बट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। ओहो, अगर एल्डोल कंडेंसेशन भी कर रहा है तो हमें X का स्ट्रक्चर बताना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए तो प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए और आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा है तो मतलब अब ये मिथाइल कीटोन नहीं रहा। तो अब ये क्या बचा? तो बच्चा देखो आपके आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन बना दिया, आपको खाली एक चेन इधर से इधर करनी थी तो पेंटेन 2-on की जगह पे पेंटेन 3-on हो जाएगा, कहानी खत्म। अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। अब अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन तो एब्सेंस ऑफ अल्फा H होना चाहिए। तो अगेन आइसोमेरिज्म में से ही चल रहा है सब कुछ। एब्सेंस ऑफ अल्फा H अगर मुझे चाहिए तो आप इस कंपाउंड में से किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाओगे कि एब्सेंस ऑफ अल्फा H हो जाए? चलिए सोचते हैं। C5H10O अंडरगोज कैनिजारो, तो एब्सेंस ऑफ अल्फा H में CH3 CH3 यहां पर CH3, तो कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन हो गए। और अगर मैं यहां पर अल्फा H का एब्सेंस रखना चाहता हूं 5 कार्बन, तो 9 ये हुआ और इसका एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है। सो CH3C और CH3 यहां पर CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O और H है ना, कैनिजारो हो जाएगा। कैनिजारो इज गिवन बाय एल्डिहाइड। तो देखो 3 कार्बन यहां पर टर्शियरी एल्डिहाइड हो जाएगा, 3 इधर, चौथा 5वां इधर, 9 हाइड्रोजन, 10वां ये। तो आपका थर्ड का आंसर ये। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है, आइसोमेरिज्म को भी टेस्ट कर लिया और बहुत प्यार से बढ़िया से क्वेश्चन बना दिया। शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। तो भैया यार बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनॉन और इथाइल बेंजीन दोनों का आंसर अल्कलाइन KMnO4, बिकॉज एसिटोफिनॉन जो है उसको भी आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग अल्कलाइन KMnO4। हाँ, अगर आपने अल्कलाइन KMnO4 यूज किया है तो आपको एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 से एसिड का सॉल्ट बनेगा। हाँ, अगर आपने K2Cr2O7 एसिडिक यूज कर लिया है तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो? एसिड बनाने का यूज कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। और वाला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजाल्डिहाइड। भैया अब आप देखो 5 मार्क का क्वेश्चन कितना आसानी से 1 मार्क दे रहा है आपको। बेंजाल्डिहाइड, अब बेंजाल्डिहाइड क्या होता है मेरे बच्चे? ये होता है C डबल बॉन्ड O H। अब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो भैया यहां पर आपने क्या करना है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ये बना देना है, यहां से H2 यहां से O, ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। दैट्स योर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नंबर, ऑप्शन नंबर 1। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। भाई देखा है ना एल्डिहाइड कीटोन्स, बता दिया उसमें हमने क्या, एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद कीटोन्स हैं, फिर उसके बाद आपके एल्डिहाइड्स हैं एलिफेटिक, फिर उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फिर एलिफेटिक कीटोन्स और फिर आपका एरोमेटिक कीटोन्स। तो अगर आप देखोगे तो एसिटाल्डिहाइड, राइट, ये कीटोन दिख रहा है मुझे और ये भी कीटोन दिख रहा है, तो पॉइंट नंबर 1 पे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो 1 यहां आएगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड यहां आएगा। एसीटोन, एसीटोन की बात करूंगा तो कंपाउंड नंबर 2 यहां पर आएगा। ये डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन है। अब आप देखो ये है ना, एनसीईआरटी के अंदर IUPAC नेम पूछा है इसका, नहीं सॉरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला है डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन का। ये एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इधर उसने यूज कर लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। अब बल्कि ग्रुप हो गया और ज्यादा, तो बल्कि हो गया तो कंपाउंड नंबर 3। तो अगर मैं इसको 1 2 3 बोलूं तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, ऐसे जाएगा। इज दिस क्लियर? चल फिर आ जाओ, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। तो भैया बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट एस्टर है, राइट? So there is an ester over here, there is an acid over here. What is the distinguishing test for acid? NaHSO3, right?
NaHCO3 सॉरी, आप NaHCO3 अगर इसके अंदर डाल दोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस देगा, वो नहीं देगा, कहानी खत्म हो गई, है ना। राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट टू कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। अब इथेन नाइट्राइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड N और इथेनॉल मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH। तो भैया नाइट्राइल से इथेनॉल जाना है, तो एक तो भैया आपका ये सीधा सीधा नेम रिएक्शन है, स्टीफेंस रिएक्शन। आप SnCl to HCl कर सकते थे, सो दैट्स वन। इसके अलावा आप डाइबल H यूज कर सकते हो, सो डाइबल H में डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, तो नाइट्राइल से आप अगर आप एल्डिहाइड जाना चाहते हो तो यू कैन यूज स्टीफन एज वेल एज दिस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब भैया अगर आप देखो तो CrO3 और आपका क्या दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, वो भी सेकेंडरी वाला। तो भैया ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होके यहां पर बनाएगा आपका डबल बॉन्डो कीटोन, करेक्ट है। सो दैट्स बेसिकली योर this question and that will be all with the discussion my dear friend। अगर आप देखेंगे तो यहां पर पेपर जैसा मैंने बोला मॉडरेट से स्लाइटली डिफिकल्ट की तरफ है। इट्स नॉट एन इजी पेपर, व्हाई, बिकॉज थोड़े से क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से ट्विस्ट कर दिया है। हाँ, अगर आपने थॉरली एनसीईआरटी पढ़ी है, आपके मेंटर्स ने आपको अच्छे से गाइड किया है, आपने जहां से भी पढ़ा है, तो आपने इस पेपर को बढ़िया से नेल कर दिया होगा, परफेक्टली ऑलराइट। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। विद दैट आई विल टेक your leave for this year and God bless you with the careers that you're going to have in the upcoming classes. Bye bye.